हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा हूं और आप स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन पॉलिटी के यूपीएससी के आए हुए पूर्व वर्ष के प्रश्नों पर चर्चा को देख रहे हैं। इस सीरीज में हम 16 एपिसोड को पूरा कर चुके हैं और आज इस 17वें एपिसोड में हम न्यायपालिका पर आए हुए पूर्व वर्ष के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू का क्या अर्थ है? पहला, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। दूसरा, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने से पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। और न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। ठीक है, तो देखिए, जो न्यायिक पुनरीक्षण है, जो जुडिशियल रिव्यू है, यह भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं नहीं दिया गया है। स्पष्ट रूप से कहीं नहीं दिया गया है। लेकिन संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे 13, 32, 226 इन सब से इसको आहरित किया जाता है। इसके इंटरप्रिटेशन से हम इसको न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति को पाते हैं। तो न्यायिक पुनरीक्षण होता क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण मुख्यतः संबंधित है जो भी विधायिका और कार्यपालिका ने निर्देश, आदेश या कानून, नियम, विधि, उपविधि इत्यादि बनाए हैं, क्या वो संवैधानिकता की शर्त पर पूरा उतरते हैं या नहीं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी सही है या नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार क्या वे संविधान संगत हैं या नहीं है, यह जांच करना न्यायपालिका के न्यायिक पुनरीक्षण के दायरे में आता है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने की न्यायपालिका का अधिकार, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, जो विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों को प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। तीसरा, न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने से पूर्व, जब तक राष्ट्रपति ने सहमति ही नहीं दी है तब तक तो वो अधिनियम बना ही नहीं है। तो पूर्व में ही, उसके कानून बनने से पहले ही न्यायपालिका उसकी जांच नहीं करने लगती, पुनरीक्षण नहीं करने लगती। समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। अपने निर्णयों के विरुद्ध उच्चतर न्यायपालिका वाद को सुनती है, यह उसका अधिकार है। ठीक है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का मुद्दा जब भी आएगा तो मुख्य रूप से उसका कार्य विधियों, जो विधायी और कार्यपालिका के आदेश है, जो कानून है विधायिका द्वारा बनाए गए, और जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है, उनका क्या वो संविधान संगत हैं या नहीं, उनकी समीक्षा करना मुख्य रूप से यही जुडिशियल रिव्यू का अंग होता है। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो देखिए, जो ग्राम न्यायालय अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो भी ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाते हैं, वे छोटे छोटे मामलों की सुनवाई करते हैं। ठीक है, हालांकि ये केवल और केवल सिविल मामलों की ही सुनवाई नहीं करते, ये आपराधिक मामलों की भी सुनवाई करते हैं। इसके साथ साथ लैंड एक्विजिशन, यानी कि जो भूमि अर्जन कर लेती है गवर्नमेंट, उसका भी, है ना, इस तरीके से कई सारे मामलों की, जो छोटे मामले हैं, उनकी सुनवाई करती है। लेकिन ये कहना कि ये केवल दीवानी मामलों की या सिविल मामलों की सुनवाई करेगा, क्रिमिनल मामलों की नहीं करेगा, यह गलत है। ठीक है, ये दोनों तरीके के मामलों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा,
स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। जी, इस अधिनियम में यह प्रावधान किए गए हैं कि जो योग्य सुलहकर्ता हों, सक्रियतावादी हों, जो कार्यकर्ता हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों और योग्यता भी रखते हों, तो उन्हें मध्यस्थ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है दोनों पक्षों के वाद में। ठीक है, तो मुख्यतः जो ग्राम न्यायालय इस प्रकार से समस्याओं को आसानी से और तेजी से हल कर सकते हैं। इस वजह से सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है, तो आपका 103 में बी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक, कस्टोडियन है? ठीक है, तो देखिए, जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वह भारत के संविधान का अभिरक्षक भी है और अंतिम व्याख्याता भी है। ठीक है, फाइनल इंटरप्रेटर है और साथ ही साथ कस्टोडियन है, यानी कि संविधान को कोई क्षति ना पहुंचे उसकी रक्षा करना, ये भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। और इसके साथ साथ उसका यह भी काम है कि संविधान में जो कुछ भी लिखा है उसकी व्याख्या की जाए। अंतिम व्याख्याता कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी उच्चतम न्यायालय इसकी व्याख्या देगा उस पर चुनौती नहीं होगी, वही फाइनल इंटरप्रिटेशन होगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर बहुत सीधा सा है, भारत का उच्चतम न्यायालय, और इसे ही भारतीय संविधान का कस्टोडियन माना जाता है। अगला प्रश्न, केंद्र व राज्य के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के कई सारे अधिकार हैं, जैसे कि सलाहकारी न्यायाधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, मूल न्यायाधिकार है और रिट क्षेत्राधिकार है। तो प्रश्न यह पूछ रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने के लिए, देखिए, जब हम यह शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद, ठीक है, तो इसका एक तात्पर्य यह होता है कि जो संघीय व्यवस्था के विवाद हैं, है ना, संघीय व्यवस्था संबंधी विवाद हैं जो संघीय व्यवस्था संबंधी विवाद है, ठीक है, उनको हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, यह है आपका प्रश्न। तो देखिए, पहला है सलाहकारी न्यायाधिकार। सलाहकारी न्यायाधिकार आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति महोदय सलाह मांग सकते हैं और उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वे सलाह दे सकते हैं। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो हाई कोर्ट के डिसीजंस के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अपील करते हैं, उसको हम अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। ये आपका अनुच्छेद 132(1) में आता है, अनुच्छेद 132(1) में आता है, 133(1) में आता है और 134 में आता है। ठीक है, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं जिसमें आप निर्णयों के विरुद्ध अपील कर सकते हैं, दीवानी मामलों में, फौजदारी मामलों में और संवैधानिक व्याख्या के मामलों में। मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है? जितने भी मामले संघीय प्रवृत्ति के होते हैं, संघीय प्रकृति के होते हैं, जो भी मामले केंद्र व राज्य के विवाद से संबंधित हो, है ना, राज्यों के और केंद्र के बीच में हो, कई सारे राज्यों को मिलाकर और एक केंद्र के बीच में हो, तो ये सब संघीय प्रकृति के मामले हैं और ये केवल सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। तो जो मामले केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है उनको हम मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। रिट क्षेत्राधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होता है। ठीक है, यह भी एक प्रकार से मूल क्षेत्राधिकार का ही विस्तारित रूप है, परंतु इसको पूर्णतः मूल क्षेत्राधिकार नहीं कह सकते। तो वास्तव में जो संघीय प्रवृत्ति के विवाद होंगे, संघीय प्रकृति के विवाद होंगे, उन्हें हम मूल क्षेत्राधिकार में रखेंगे। तो अगर हम इस प्रश्न के हिसाब से देखें तो केंद्र और राज्य के मध्य विवाद किस में आएंगे? मूल क्षेत्राधिकार का हिस्सा बनेंगे। यह है आपका प्रश्न नंबर 105। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश या विधि आयोग? ठीक है, तो देखिए, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीश की संख्या कितनी होगी
ठीक है, यह जो है डिसाइड किया जाता है संसद द्वारा। ठीक है, संसद समय समय पर इसमें चेंजेस करती रहती है। जैसे कि जब हमारा 1950 में उच्चतम न्यायालय आता है अस्तित्व में, तो 8 न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, फिर 31 हुए, और आज की डेट में अगर हम देखें तो उच्चतम न्यायालय में 33+1 जजेस की सीट्स हैं, यानी कि 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश CJI। ठीक है, तो वर्तमान में 34 सीट हैं, लेकिन ये निर्धारित कौन करेगा? ये निर्धारित करेगी भारत की संसद। तो आप इसमें संसद पर आराम से टिक कर सकते हैं, यही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की सुरक्षा के लिए, ऑटोनॉमी की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है? पहला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जिसके लिए विधायिका को वोट नहीं देना पड़ता। चौथा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाती हैं। ठीक है, आपको बताना है स्वायत्तता के संदर्भ में कौन से प्रावधान सही हैं। तो पहला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और इस संदर्भ में वे मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। यह संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन यह जो मुख्य न्यायाधीश का परामर्श है, इसको रिप्लेस कर दिया गया सेकंड जजेस केसेस के बाद कोलेजियम सिस्टम से। ठीक है, कोलेजियम प्रणाली से इसको रिप्लेस कर दिया गया, और अब स्थिति है कि राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे केवल उसी की जिसको कोलेजियम रिकमेंड करेगा। तो बेसिकली यह रिकमेंडेशन बेस्ड नियुक्ति है, यानी कि न्यायपालिका की रिकमेंडेशन पर ही न्यायपालिका में नियुक्ति हो रही है। तो यह स्वायत्तता के लिए आवश्यक शर्त है, बेहतर कंडीशन है, तो यह पॉइंट तो सही है। दूसरा पॉइंट यह कह रहा है न्यायाधीशों को केवल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। नहीं, ये जो मुख्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है ना, यह मुख्य न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया संसद में चलती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संसद में चलती है। और अगर आपको पिछला वीडियो याद हो तो मैंने आपको बताया था कि किस बहुमत से आपको न्यायाधीश हटाने हैं। तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, दोनों को हटाने की प्रक्रिया सेम है और दोनों को संसद द्वारा विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट आपका गलत हो जाता है। तीसरा पॉइंट यह कहता है कि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जिसके लिए विधायिका को वोट नहीं देना पड़ता। तो देखिए, जो न्यायाधीशों का वेतन और उनके ऑफिशियल खर्चे हैं, ठीक है, उसके लिए हम शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? ये सारे वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, ये सभी खर्चे क्या होते हैं? भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं। तो जब हम ये कहते हैं चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जैसे न्यायाधीश का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, ये जो चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाले खर्चे हैं, इन पर संसद में बहस तो होती है लेकिन मतदान नहीं होता। ठीक है, अब बहस होती है और मतदान नहीं होता, इसका क्या मतलब है? हम जब ये कहते हैं कि बहस होगी लेकिन मतदान नहीं होगा, इसका तात्पर्य यह है कि इन खर्चों में कोई कटौती नहीं की जा सकती, क्योंकि जब मतदान होता है तो आप कटौती भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मतदान नहीं करवा रहे हैं, तो यहाँ पर वे केवल और केवल चर्चा किए जाएंगे, लेकिन इन पर कोई भी मतदान नहीं होगा। दूसरे जो संचित निधि से खर्चे होते हैं, वहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल होता है वो है कि संचित निधि में से, मतलब मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जब हम कहते हैं मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका मतलब भारत की संचित निधि में से यह धन खर्च हो रहा है, तो उस पर बहस भी होगी और उस पर वोटिंग भी होगी, उस पर कटौती प्रस्ताव भी लाया जाएगा। तो जो भारत के न्यायाधीशों के लिए वेतन होता है वह संचित निधि पर भारित होता है और उसे पर विधायिका में वोट नहीं दिया जाता। तो यह पॉइंट भी आपका सही है और स्वायत्तता को सुनिश्चित करता है। चौथा पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाती हैं। ठीक है, देखिए यह पॉइंट आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के संदर्भ में एक साथ समझेंगे। ठीक है, देखिए जो उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है उनके दो प्रकार के कार्य हैं, एक न्यायिक कार्य है और दूसरा प्रशासनिक कार्य है। ठीक है, तो जो वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है वो प्रशासनिक कार्य है। ठीक है, और यह नियुक्तियां न्यायालय स्वयं करता है, स्वयं करता है। इसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है, यानी कि वह सरकार द्वारा नहीं कराया जाता है, अपने आप वे अपनी वैकेंसी निकल लेंगे, आयोग से मदद ले सकते हैं एग्जाम करवाने में और भर्तियां करेंगे। तो इस प्रकार यह पॉइंट आपका गलत हो जाता है। तो इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 107 में कौन सा आंसर सही होगा? प्रश्न नंबर 107 में आपका पहला सही है और तीसरा सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आता है? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न में मैंने आपको समझाया था कि मूल क्षेत्राधिकार क्या है, जहां संघीय मामला हो। ठीक है, जो मामला संघीय प्रकृति का होगा वह मूल क्षेत्राधिकार में आएगा। इसको आप आसान भाषा में ऐसे ही कह सकते हैं। और जब हम संघीय बात कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ कोई राज्य हो, दूसरी तरफ संघ हो, एक तरफ एक या अधिक राज्य हो और दूसरी तरफ संघ हो, एक तरफ एक या अधिक राज्य और दूसरी तरफ संघ या कुछ राज्य हो। ऐसे जो मामले हैं, ये मामले जो हैं मूल क्षेत्राधिकार में आएंगे और इस तरीके के मामलों को हम संघीय प्रकृति के मुकदमे कहते हैं। ठीक है, और जब हम ये कहते हैं कि ये मूल क्षेत्राधिकार में आएंगे, इसका मतलब ये है कि इनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी, इनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी और कहीं नहीं होगी। ठीक है, तो अब इस संदर्भ में इस प्रश्न के ऑप्शंस देखिए। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, इसको मूल क्षेत्राधिकार मानेंगे। ठीक है, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के चुनाव से संबंधित विवाद, देखिए इस तरीके के विवाद वास्तव में हाई कोर्ट के द्वारा सुने जाते हैं। ठीक है, भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद, देखिए ये थोड़ा सा विवादित मुद्दा है। विवादित मुद्दा किस लिए है? क्योंकि देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वे मूल क्षेत्राधिकार में राज्य शब्द के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, इसको स्पष्टतः कभी परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन संघ शासित क्षेत्र, और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे क्लियर कर सकते हैं? दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि संघ शासित क्षेत्र और संघ के बीच में संबंध संघीय नहीं होते क्योंकि वे राज्य नहीं हैं। तो सामान्यतः इन मामलों को भी सुना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाता है, लेकिन इसको हम मूल क्षेत्राधिकार का हिस्सा मोटे तौर पर नहीं मानते हैं। तो यह मुद्दा भी सही नहीं होगा। ठीक है, चौथा, दो या अधिक राज्यों के बीच में विवाद। ठीक है, दो या अधिक राज्यों के बीच में विवाद, अगर कुछ राज्य आपस में ही मुकदमेबाजी कर रहे हैं तो ये वाला मुकदमा भी मूल क्षेत्राधिकार का हिस्सा होगा। तो 1 और 4 इसका ऑप्शन सही होगा, आप इसमें सी लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसका आंसर सी लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामलों पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है, अपनी पहल पर या बड़े जनहित के किसी मामले पर, अगर वह ऐसी सलाह चाहता है केवल तभी जब मामला नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित हो। ठीक है, तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 143 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है यदि राष्ट्रपति किसी कानून या तथ्य के मामले में सलाह चाहते हैं। ठीक है, तो पहली चीज यह है कि राष्ट्रपति यदि चाहेंगे, राष्ट्रपति यदि मांगेंगे तो ही सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा। पहली बात क्या है, राष्ट्रपति को सलाह मांगनी पड़ेगी, राष्ट्रपति को सलाह मांगनी पड़ेगी। ठीक है, जब राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, सलाह दे सकता है या सलाह देने से मना कर सकता है, या सलाह देने से मना कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति ने यदि सलाह मांगी है तो उच्चतम न्यायालय सलाह देगा ही। उच्चतम न्यायालय को यदि लगता है कि यह मुद्दा कानून या तथ्य से संबंधित नहीं है तो वो सलाह देने से मना भी कर सकता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है राष्ट्रपति मानने को बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति मानने को बाध्य नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो मामला चल रहा है वो ये है कि राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे, सुप्रीम कोर्ट का मन होगा तो सलाह देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। मन होगा का मतलब अगर वो कानून या तथ्य के नजरिए से सलाह है तो वो दे देगा, अन्यथा नहीं देगा। ऐसा भी केस है जब उच्चतम न्यायालय ने सलाह देने से मना कर दिया है। ठीक है, और ऐसे भी केसेस हैं जहां पर उच्चतम न्यायालय ने सलाह दी है तो वो दे भी सकता है और देने से मना भी कर सकता है। उसने जो भी सलाह दी है वह राष्ट्रपति मान सकते हैं या मानने से इनकार कर सकते हैं या नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का प्रोसेस 143 के अंतर्गत चलता है। ठीक है, तो अगर हम इन प्रश्न के ऑप्शंस में देखें तो सुप्रीम कोर्ट कब सलाह देगा, तब सलाह देगा जब उससे ऐसी सलाह मांगी गई हो, यानी कि केवल 2 सही होगा इसमें। ठीक है, अन्य कोई बाध्यकारी बिंदु नहीं दिया गया है, तो इसमें आप बी लगा सकते हैं, बी बेहतर ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला, लोक अदालतों के पास पूर्व मुकदमेबाजी के स्तर पर मामलों को निपटाने का अधिकार है, न कि उन मामलों को जो किसी भी अदालत के समक्ष लंबित हैं। ठीक है, देखिए जो लोक अदालत है उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो छोटे मामले हैं और जिन्हें समझौते और बातचीत से सुलझाया जा सकता है उन्हें तेजी से सुलझाया जाए। ठीक है, तो जो लोक अदालत होती है ना, उसमें अगर मामला प्री लिटिगेशन स्टेज पर है, जिसको हम पूर्व मुकदमेबाजी का स्तर कहते हैं, वहां पर भी आप ले जा सकते हैं, या अगर वह मुकदमा किसी भी अदालत में लंबित चल रहा है तो उस मामले को भी लोक अदालत में ले जाके सॉल्व कराया जा सकता है। ठीक है, तो वास्तव में ये दोनों ही चीजें की जा सकती हैं, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि जो अदालत के समक्ष लंबित है उन्हें नहीं ले जाया जा सकता, इस कारण यह ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। दूसरा, लोक अदालत उन मामलों से निपट सकती है जो दीवानी है और फौजदारी प्रकृति के नहीं है। ऐसा नहीं है, दीवानी हो, फौजदारी हो और साथ ही साथ शुल्क या फाइन जैसे मामले हो, उन सबकी सुनवाई जो है लोक अदालत में की जाती है। ठीक है, तो यह तथ्य भी आपका गलत हो जाता है। तीसरा, प्रत्येक लोक अदालत में या तो सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होते हैं और कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, तो देखिए जो लोक अदालत की संरचना होती है ना, उसका जो अध्यक्ष होता है
वो न्यायिक अधिकारी होता है, वह न्यायिक अधिकारी होता है। इसके सिवा इसकी संरचना में एक अधिवक्ता होता है, एक अधिवक्ता होता है, एक वकील होता है, और एक जो है सामाजिक कार्यकर्ता होता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना होती है लोक अदालत की। ठीक है, ये तो होंगे ही होंगे। तो इस तरीके से जब संरचना है और हम ये कह रहे हैं कि कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता, तो यह गलत हो जाता है, क्योंकि केवल सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी नहीं होते। सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी उसके अध्यक्ष हो सकते हैं, यह तथ्य सही है। तो इस कारण यह भी सही नहीं हुआ। और डी ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ए भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। तो आप डी लगाइए और यही आपका बेहतर जवाब होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी। दूसरा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों का चयन न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से किया जाता है। ठीक है, देखिए जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जो कैट है, ठीक है, ये वास्तव में करती क्या है, ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मामलों और उसमें आ रही समस्याओं के संबंध में हो रहे मुकदमों की सुनवाई करती है। ठीक है, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल बनाया गया कि उनके सेवा संबंधी विवादों को हल करने के लिए आपको कैट में जाना पड़ेगा। ठीक है, जो कैट होता है उसकी स्थापना जो की गई थी वो जो है आपके संविधान के आर्टिकल 323A के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, तो यह जो कैट बनता है यह आपका बनता है अनुच्छेद 323A के अंतर्गत इसका गठन किया गया, और इसका गठन जो है वह राजीव गांधी सरकार के समय में किया गया था, ना कि लाल बहादुर शास्त्री के संबंध कार्यकाल में। ठीक है, तो पहला प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है वह तो गलत हो जा रहा है। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसके सदस्यों का चयन न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से किया जाता है। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसके बारे में अच्छा एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। ये आप नोट भी कर लीजिएगा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, और इसके जो सदस्य होते हैं उनके बारे में यह प्रावधान किया गया कि इसमें कम से कम आधे जो है सदस्य प्रशासनिक सेवा के लोग होंगे। ठीक है, बाकी न्यायिक सदस्य हो सकते हैं। तो दोनों क्षेत्रों से लोगों को लिया जाता है, इस कारण यह दूसरा ऑप्शन आपका सही है और पहला ऑप्शन गलत है। तो आप इसमें केवल 2 को लगाएंगे, यानी कि बी को लगाएंगे। तो आज हम लोगों ने पुनः 10 प्रश्न जो आए हुए हैं आपकी कानूनी प्रक्रिया से, जो आपके न्याय व्यवस्था से, उनको किए। और अब जो अगला टॉपिक है उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। आगे हम लोग इसी प्रकार इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप जानते हैं कि यह जो सीरीज है वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात में 8 बजे आती है रेगुलरली। आप अपने प्रश्नों को भी इस प्रक्रिया के दौरान पूछ सकते हैं। आपके जो उचित प्रश्न होंगे उनका प्रयास किया जाएगा कि सही उत्तर दिया जाए और आपको आपके कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए, जिससे आप अपनी तैयारी को, अपनी जो पढ़ाई की प्रक्रिया है उसको बेहतर ढंग से कर सकें और अपने सफल होने के लक्ष्य को पूरा कर सकें। शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।